नमस्कार साथियों, एवरग्रीन पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इंडियन ज्योग्राफी में हम भारत के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं और भारत के भौतिक प्रदेश में 3 भौतिक प्रदेश हम पढ़ चुके हैं। पहला भौतिक प्रदेश हमने पढ़ा हिमालय पर्वतीय प्रदेश, दूसरा पढ़ा हमने उत्तरी मैदानी प्रदेश और तीसरा पढ़ा हमने प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। आज से हम चौथे भौतिक प्रदेश की बात करेंगे जिसका नाम है तटवर्ती मैदानी प्रदेश। सबसे पहले तो आप सभी लोग सर्दी का विशेष ध्यान रखें क्योंकि सर्दी अब बढ़ चुकी है और आपके एग्जाम भी अब नज़दीकी हैं। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए सभी निरंतर रूप से क्लासेस देखते रहें। तटवर्ती जो मैदानी प्रदेश है उसको आज हम प्रारंभ करेंगे और एक एक करके हम सारे तटवर्ती मैदान को देखेंगे। सबसे पहले आज की क्लास में हम पश्चिमी तटवर्ती मैदान कंप्लीट कर लेंगे और कल हम पढ़ेंगे पूर्वी तटवर्ती मैदान। उम्मीद है कि अगले 4 दिन में हम पूरा जो भारत के भौतिक प्रदेश है वो कंप्लीट कर लेंगे, फिर उसके आगे का सिलेबस स्पीडली चलेगा, उसमें आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। अब हम शुरू करते हैं। अब हम शुरू करेंगे तटवर्ती मैदानी प्रदेश। हेडिंग डाल लीजिए आप, तटवर्ती मैदानी प्रदेश। कौन सा? तटवर्ती मैदानी प्रदेश। मैं यहाँ हेडिंग डाल देता हूँ, फिर हम समझेंगे। तटवर्ती मैदानी प्रदेश। अब बोर्ड पर आ जाइए आप लोग, पेन कॉपी नीचे रख दीजिए। मैप पर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। 1 मिनट। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि तटवर्ती मैदानी प्रदेश होता कौन सा है। तटवर्ती मैदानी प्रदेश वो है जो हिंद महासागर से टच करेगा या हिंद महासागर से जिसकी सीमा लगेगी। समुद्र से जो सीमा लगेगी, जिसके एक साइड में यहां देखेंगे तो अरब सागर है और इस साइड में बे ऑफ बंगाल है जिसे बंगाल की खाड़ी कहते हैं। इन दोनों से भारतीय जो सीमा लगेगी या भारत की जो सीमा लगती है वो सीमा कहलाती है तटवर्ती सीमा। ठीक है, जिसे हम तटीय सीमा के नाम से पहले ही भाग में पढ़ चुके हैं भारत का सामान्य परिचय में। ठीक है, जिसमें हमने तटीय सीमा की बात की थी वो वाली। अब बात आती है कि तटवर्ती मैदान कहां से कहां तक फैला हुआ है। तो बोर्ड पर आइए, मैं 2 जगह बना रहा हूं। एक तो ये जगह है, इसका नाम है कच्छ, गुजरात में पड़ेगी, और यहां एक नदी बहती है, उस नदी का नाम है स्वर्ण रेखा। कौन सी नदी है? नदी का नाम है स्वर्ण रेखा। तो जो भारत का तटवर्ती मैदानी प्रदेश है उसका विस्तार है कच्छ से लेकर स्वर्ण रेखा नदी तक। कुल कितने किलोमीटर में है? तो यदि हम बात करें कच्छ के यहाँ से लेकर स्वर्ण रेखा नदी तक इस विस्तार की, तो ये कंप्लीट विस्तार पड़ता है 6000 किलोमीटर। तो आपसे सीधा सीधा सवाल पूछा जा सकता है कि तटवर्ती मैदानी प्रदेश कितने किलोमीटर में फैला हुआ है? तो 6000 किलोमीटर में फैला हुआ है। कहाँ से कहाँ तक है? तो कच्छ से लेकर स्वर्ण रेखा नदी तक है। ठीक है, अभी मैं केवल तटवर्ती मैदानी प्रदेश की बात कर रहा हूं, यहां मैं पश्चिमी तटवर्ती मैदान या पूर्वी तटवर्ती मैदान की बात नहीं कर रहा हूं। क्या बात कर रहे हैं हम केवल ओवरऑल पश्चिमी और पूर्वी जो तटवर्ती मैदान है उन कंबाइंड की बात कर रहे हैं। बात क्या है कि कच्छ से लेकर स्वर्ण रेखा नदी तक 6000 किलोमीटर में फैला हुआ है तटवर्ती मैदानी प्रदेश। ये आपको याद रखना है। पहला बिंदु तो ये है। ठीक है, अब मैं इसको मिटा देता हूं, बाद में दोबारा बना लेंगे हम। अब बात करते हैं आगे। दूसरा बिंदु, प्रमुख बिंदु ये आता है कि इस तटवर्ती मैदान का निर्माण कैसे हुआ। तो हमें पता है कि ये मान लीजिए ये तटवर्ती मैदान है। मैं बना देता हूं एक बार हल्का सा तटवर्ती मैदान, आप देखना। जैसे ये ग्रीन पेन से मैंने तटवर्ती मैदान बना दिया। ये तटवर्ती मैदान है ना, ये इस साइड का तटवर्ती मैदान है, दोनों साइड के तटवर्ती मैदान हो गए। अब बात आती है कि इनका निर्माण कैसे हुआ। निर्माण की बात आई तो हम बताते हैं, यहां पर है वेस्टर्न घाट पर्वतमाला और यहां पर है ईस्टर्न घाट पर्वतमाला। ये तो हमने पढ़ी है। ठीक है, बात आती है कि इन मैदानों का निर्माण कैसे हुआ। तो यहां जो पश्चिमी घाट पर्वतमाला है इससे नदियां निकलेंगी। ये नदियां अपने साथ कुछ सेडिमेंट्स लेकर जाएंगी, अवसाद लेकर जाएंगी और इन अवसादों का जमाव
तटवर्ती मैदानी प्रदेश पे करेंगी पश्चिमी भाग में, और यहाँ पश्चिमी तटीय मैदान का निर्माण होगा। ठीक है, इसके साथ साथ केवल यही नदियां नहीं आएंगी, और नदियां भी आएंगी। ऊपर से सिंधु नदी आती है, वो भी यहाँ अवसाद लेकर आएगी। यहाँ से साबरमती नदी आएगी, नर्मदा आएगी, ताप्ती आएगी आदि, और माही नदी आएगी। इन नदियों के द्वारा भी यहाँ अवसाद लेकर आए जाते हैं, और उन अवसादों के जमाव से होता है तटवर्ती मैदानी प्रदेश का निर्माण। अब आप कहेंगे कि सर पूर्वी तटीय मैदान का निर्माण कैसे होगा फिर? तो हमने पढ़ा है या हमने देखा भी है कि यहाँ से निकलती है कृष्णा नदी, गोदावरी, फिर कृष्णा नदी, फिर यहाँ से निकलती है कावेरी नदी। ये कुछ प्रमुख नदियाँ हैं, और एक यहाँ से आएगी महानदी। ये यहाँ पर डेल्टा का निर्माण करती हैं, और जब डेल्टा का निर्माण करेगी तो इस तटवर्ती मैदान में पूर्वी तटीय मैदान का निर्माण होगा, और यहाँ पर पूर्वी तटवर्ती मैदान बन जाएगा। तो किससे समझ में आया कि किससे बने तटवर्ती मैदान? तटवर्ती मैदानों का निर्माण हुआ नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से तटवर्ती मैदानी प्रदेशों का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखें तो तटवर्ती जो मैदानी प्रदेश है उसके कितने भाग हैं? तो तटवर्ती जो मैदानी प्रदेश है उसे हम दो भागों में विभाजित करते हैं। कौन कौन से भागों में विभाजित करेंगे वो अब हम यहां देखेंगे। ये मान लीजिए कि मैंने पहला तटवर्ती मैदान बना दिया। ठीक है, ये यहां तक पहला तटवर्ती मैदान मैंने बना दिया है, और इस तटवर्ती मैदान का नाम है पश्चिमी तटवर्ती मैदान। कौन सा है ये है पश्चिमी तटीय मैदान या तटवर्ती मैदान। ठीक है, और दूसरा बनाता हूं मैं इस साइड में, ये मान लीजिए कि दूसरा मैदान है, दूसरा मैदान, और इसका नाम है पूर्वी तटवर्ती मैदान। कौन सा? पूर्वी तटवर्ती मैदान। ये जगह मैंने आपको बताई थी, इस जगह का नाम था कच्छ, और ये बताई थी मैंने स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी। और ये बिंदु जहां से ये दोनों अलग होंगे, ये बिंदु है कन्याकुमारी। अब देखो, तटवर्ती मैदानी प्रदेश कच्छ से लेकर स्वर्ण रेखा नदी तक 6000 किलोमीटर में फैला हुआ है। इस मैदानी प्रदेश का निर्माण या इस तटवर्ती मैदान का निर्माण नदियों द्वारा लगाए गए अवसादों के जमाव से हुआ है। इसे दो भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से? पश्चिमी तटीय मैदान जो कि कच्छ से लेकर कन्याकुमारी तक है, और पूर्वी तटीय मैदान जो कि स्वर्ण रेखा नदी से कन्याकुमारी तक विस्तृत है। ये दोनों चीज आप यहां देख चुके हैं। कंप्लीट हो गई बात। इतनी बात को पहले हम लिखते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। समझे? यदि कोई बात आपके समझ नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ यदि आपको लग रहा है कि मेरी स्पीड थोड़ी तेज है तो हम उसको स्लो कर सकते हैं। यदि आपको लग रहा है कि स्पीड थोड़ी स्लो है तो हम उसको बढ़ा सकते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने विचार बताएं। जब आप मुझे कुछ सजेस्ट करेंगे तो हम वो सुधार करेंगे। यदि आपको लगता है कि हमें नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर सकता हूं, तो हम स्पीड से कोर्स को भी खींच सकते हैं। यदि आप मुझे ये कहेंगे कि सर नोट्स मत लिखवाओ, हम नहीं लिखवाएंगे, मैं केवल समझा दूंगा, फिर नोट्स आपको मिल जाएंगे। अगर आपको ये तरीका पसंद आ रहा है कि पहले मैं समझा रहा हूँ, फिर नोट्स बना रहे हैं, फिर हम उसकी शॉर्ट नोट्स में रूप में रिविजन कर रहे हैं, तो वो भी हम कर लें। आपको जैसा अच्छा लगेगा वैसा हम करेंगे। सबसे पहले तो आप सभी लोग एक एक बार वीडियो को लाइक कर दें, और सभी अपने साथियों को एक एक बार वीडियो शेयर भी कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़े, और वो भी अपने विचार जब हमें बताएंगे ना तो उसका फ़ायदा हमें मिलेगा। जैसे कोई टॉपिक उन्हें समझ नहीं आया तो वो हमसे पूछेंगे, और जब वो हमसे पूछेंगे तो हम उस टॉपिक को दोबारा पढ़ेंगे, और जब दोबारा पढ़ेंगे तो वो चीज़ें हम सबके दोबारा समझ में आएंगी। इवन आपके ही नहीं, मुझे भी जब जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ, हो सकता है वो आपको समझ में नहीं आए। कोई मुझे कमेंट में कहे कि सर ये तरीका हमें समझ नहीं आया, तो मैं कोई नया तरीके से समझाऊंगा, दूसरे तरीके से समझाऊंगा, सीधा थ्योरी से समझाऊंगा। तो अलग अलग तरीके से समझाएंगे ना तो चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। अभी आप लोग लिखना शुरू करें। पहला बिंदु लिखें। पहला बिंदु क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे इसका विस्तार
इसका विस्तार, किसका विस्तार की बात कर रहे हैं हम? तटवर्ती मैदानी प्रदेश का। इसका विस्तार कच्छ से लेकर इसका विस्तार कच्छ से लेकर स्वर्ण रेखा नदी तक, कच्छ से लेकर स्वर्ण रेखा इसका विस्तार कच्छ से लेकर स्वर्ण रेखा नदी तक 6000 किलोमीटर में है। ये पहला बिंदु है, समझ में आनी चाहिए चीजें। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछें। दूसरा बिंदु लिखेंगे हम। दूसरा बिंदु है इसका निर्माण, किसका निर्माण? तटवर्ती मैदानी प्रदेश का निर्माण। इसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से, डिपोजिशन से हुआ है। इसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से हुआ है। इस तटवर्ती मैदान को दो भागों में विभाजित किया जाता है। इस तटवर्ती मैदान को दो भागों में विभाजित किया जाता है। अब कलर बदलकर पहला लिखेंगे हम पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी तटवर्ती मैदान, और दूसरा लिखेंगे आप पूर्वी तटवर्ती मैदान। समझ में आया? ये था तटवर्ती मैदानी प्रदेश का सामान्य परिचय, ओवरव्यू, थोड़ा थोड़ा जो हमने देखा कि विस्तार कच्छ से लेकर स्वर्ण रेखा नदी तक 6000 किलोमीटर में, इसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से हुआ, और इस तटवर्ती मैदान को दो भागों में हमने विभाजित किया, पश्चिमी तटवर्ती मैदान और पूर्वी तटवर्ती मैदान। अब हम शुरू करेंगे पश्चिमी तटवर्ती मैदान। हेडिंग डालिए पश्चिमी तटवर्ती मैदान। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि पश्चिमी तटवर्ती मैदान का विस्तार कहां से लेकर कहां तक है। पश्चिमी तटवर्ती मैदान। अब बनाते हैं हम एक डायग्राम। यहां आइए, ये मान लीजिए कि पश्चिमी तटवर्ती मैदान है। क्या है ये? ये आपको मानना है कि ये पश्चिमी तटवर्ती मैदान है। ठीक है, एग्जैक्ट उसी टाइप शेप में नहीं बना होगा, लेकिन आपको यही मान के चलना है कि पश्चिमी तटवर्ती मैदान है। अब मैंने आपको बताया था कि पश्चिमी तटवर्ती मैदान कच्छ से लेकर कन्याकुमारी तक विस्तृत है। कच्छ से लेकर कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है। ये तटवर्ती मैदान अब हम पढ़ेंगे, पहले इसको समझते हैं। पश्चिमी तटवर्ती मैदान कच्छ से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। पश्चिमी तटवर्ती मैदान में नदियां नदमुख का निर्माण करती हैं, इस कारण से इस मैदानों की चौड़ाई कम पाई जाती है। नदमुख क्या होते हैं? ऐसी नदियां जिनका मार्ग छोटा होता है। जैसे यहां पहाड़ है, यहां से नदी निकली और यहीं वो अपने सेडिमेंट्स का जमाव कर देती है या समुद्र में विलीन हो जाती है। इनका मार्ग तो होता है छोटा, और ये नदियां तीव्र गति से आती हैं, अर्थात तीव्रगामी नदियां होती हैं और अपने साथ अत्यधिक मात्रा में अवसाद लेकर आती हैं। देखो, ये यहीं पहाड़ से उतरेंगी, इनके साथ अवसाद ज़्यादा रहेंगे, और वो यहाँ से सीधा जब यहाँ जाकर मिल जाएंगी, तीव्र नदियाँ हैं तो अवसादों को अपने साथ बहा कर ले जाती हैं, और यहाँ अवसादों का डिपोजिशन भी वो कम दूरी में कर देंगी।
तो यहाँ नदमुख का निर्माण हो जाता है, जिसके कारण लंबे और चौड़े मैदानों का निर्माण नहीं हो पाता। ये मैदान चौड़ाई में कम होते हैं, इसलिए जो पश्चिमी तटवर्ती मैदान में नदियां आती हैं ना, वो नदमुख का निर्माण करती हैं। इस कारण से इन मैदानों की चौड़ाई कम होती है। तो इसको हम एक कोने में लिखेंगे ताकि हमें याद रहे, है ना। कन्याकुमारी थी, कन्याकुमारी, ठीक है। अब बात करें चौड़ाई कम, चौड़ाई इतना ही लिखेंगे हम, चौड़ाई कम, और अंदर लिख लेंगे नदमुख, ताकि चीज़ें हमें याद रहें कि नदमुख के कारण इनकी चौड़ाई कम होती है। ये शॉर्ट नोट्स के रूप में हमारे काम आ जाएंगे ना, नदमुख। अगर इनकी चौड़ाई की बात करें तो इनकी चौड़ाई कितनी होती है, तो हम बात कर रहे हैं कि इनकी चौड़ाई कितनी होती है, तो हम यहाँ पेन बदल लेते हैं और इस पेन से मैं इस भाग को बना देता हूँ। ये मान लीजिए कि इनकी चौड़ाई की बात कर रहे हैं और इनकी चौड़ाई होती है 50 से 100 किलोमीटर। पश्चिमी तटवर्ती मैदान की चौड़ाई 50 से 100 किलोमीटर होती है। सब जगह अलग अलग होगी, क्योंकि 50 से 100 किलोमीटर के बीच होगी, लेकिन सब जगह अलग अलग होगी। अगर हम इनकी औसत चौड़ाई की बात करें तो औसत चौड़ाई होती है 64 किलोमीटर। पश्चिमी जो तटवर्ती मैदान है, इसकी औसत चौड़ाई होती है 64 किलोमीटर। ये बात आपको याद रखनी है। ये निमज्जन तट का उदाहरण है, तो यहीं लिख देता हूं मैं। कौन से तट का उदाहरण है? निमज्जन तट, निमज्जन तट। ये जो तट है ना, ये कटा फटा है, कोमा लगा के लिख देते हैं, कटा फटा। और जब ये कटा फटा होगा, निमज्जन तट का उदाहरण है, तो यहां बंदरगाह निर्माण की अनुकूल परिस्थितियां भी होंगी। तो यहां बंदरगाह के अनुकूल परिस्थितियां, बंदरगाह के अनुकूल स्थिति। यह था पश्चिमी तटवर्ती मैदान का मोटा मोटा ओवरव्यू। क्या था कि पश्चिमी तटवर्ती मैदान कच्छ से लेकर कन्याकुमारी तक विस्तृत है, और कच्छ से लेकर जब ये कन्याकुमारी तक विस्तृत है तो इसकी चौड़ाई कम पाई जाती है। चौड़ाई कम होने का कारण है क्योंकि यहां पर नदियां नदमुख का निर्माण करती हैं। इनकी औसत चौड़ाई 64 किलोमीटर है, और वैसे चौड़ाई देखा जाए तो 50 से 100 किलोमीटर के बीच होती है। निमज्जन तट का उदाहरण है, कटा फटा तट है, इस कारण यहां बंदरगाह निर्माण की अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो पश्चिमी तटवर्ती मैदान को जब हम पढ़ेंगे तो इसमें विभिन्न प्रादेशिक भागों में बांटकर पढ़ेंगे। ये विभिन्न भागों में बांटते हुए इनको पढ़ेंगे। इसको देखते हैं हम। अब प्रादेशिक भागों में बांटेंगे तो कौन कौन से प्रादेशिक भागों में बांटेंगे? सबसे पहले हम बांटते हैं इनको पहले प्रादेशिक भाग में। ये मान लीजिए, ये बांट दिया मैंने पहले प्रादेशिक भाग में। ये जो भाग है ये कहलाता है गुजरात का मैदान, गुजरात का मैदान। ठीक है, दूसरा जो मैदानी भाग आएगा वो ये वाला है, ये कहलाता है कोंकण तट, कोंकण तट। तीसरा भाग कहलाएगा कन्नड़ तट, ये भाग कहलाएगा कन्नड़ तट। और चौथा भाग कहलाएगा ये वाला मालाबार तट। मालाबार तट। अब हम आते हैं गुजरात के मैदान पर। गुजरात का जो मैदान है ना, इसे पुनः हम 3 भागों में बांटेंगे। गुजरात के मैदान को 3 भागों में बांटने के लिए सबसे पहले जो मैदानी भाग हम बनाएंगे, ये तो वही हो जाएगा जो ऊपर कच्छ से सटा हुआ है, तो ये कहलाएगा कच्छ का मैदान। कच्छ का मैदान हो गया। दूसरा जो मैदान हमने बीच में कुछ पहाड़ियां देखी थी, जब हम प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश पढ़ रहे थे तो वहां हमने पहाड़ियां देखी थी। कौन सी पहाड़ियां देखी थी? गुजरात में काठियावाड़ पहाड़ियां पाई जाती हैं, तो काठियावाड़ का मैदान। कौन सा मैदान? काठियावाड़ का मैदान। और तीसरा मैदानी भाग हमने पढ़ा था जो कि उसी नाम से है, जो कि हम देख रहे हैं, गुजरात का मैदान, गुजरात का मैदान। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो ये 6 भाग हो गए। कौन कौन से? कच्छ का मैदान, काठियावाड़ मैदान, गुजरात का मैदान, कोंकण तट,
कन्नड़ तट और मालाबार तट। इन 6 प्रादेशिक भागों में बांटा जाता है पश्चिमी तटवर्ती मैदान। ठीक है, 1 मिनट। तब तक आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को भेजें। अभी तक की बात में यदि कोई चीज आपको समझ नहीं आई है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि चीजें समझ आ गई तो हम आगे बढ़े। चलिए पहले पश्चिमी तटवर्ती मैदान का सामान्य परिचय लिख देते हैं, है ना। तो पहला लिखिए, इसका विस्तार इसका विस्तार इसका विस्तार कच्छ से कन्याकुमारी तक है। इसका विस्तार कच्छ से कन्याकुमारी तक है। दूसरा बिंदु लिखेंगे। दूसरा बिंदु है, इन मैदानों की चौड़ाई इस मैदान की चौड़ाई, इन मैदानों की नहीं, इस लिखना है ना। इस मैदान की चौड़ाई कम पाई जाती है। इस मैदान की चौड़ाई कम पाई जाती है क्योंकि इस क्षेत्र की नदियां नदमुख का निर्माण करती हैं। क्योंकि इस क्षेत्र की नदियां नदमुख का निर्माण करती हैं। इस मैदान की चौड़ाई कम पाई जाती है क्योंकि इस क्षेत्र की नदियां नदमुख का निर्माण करती हैं। 2 बिंदु हो गए। तीसरा लिखेंगे, यह निमज्जन तट का उदाहरण है। यह निमज्जन तट का उदाहरण है। यह निमज्जन तट का उदाहरण है तथा यह तटवर्ती मैदान कटा-फटा है। यह तटवर्ती मैदान कटा-फटा है जिसके कारण यहां बंदरगाह निर्माण की अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं। बंदरगाह निर्माण की अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं, जिसके कारण यहाँ बंदरगाह निर्माण की अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं। आगे बढ़े, अगला बिंदु लिखेंगे, इस मैदान की चौड़ाई 50 से 100 किलोमीटर है तथा औसत चौड़ाई 64 किलोमीटर है। औसत चौड़ाई 64 किलोमीटर है। ये चीजें समझ आ गई। इस मैदानी प्रदेश को विभिन्न प्रादेशिक भागों में बांटा जाता है। अगला बिंदु, इस मैदानी प्रदेश को निम्न, विभिन्न की जगह लिख देना निम्न, इस मैदानी प्रदेश को निम्न प्रादेशिक भागों में बांटा जाता
है। कौन कौन से में, तो अब आप ऐसे एरो बना लीजिए, मैं बता देता हूं आपको, यहीं पर सारी चीजें क्लियर हो जाएं। पहला लिखिए गुजरात का मैदान, गुजरात का मैदान, और गुजरात के मैदान में नीचे एरो करके लिख दीजिए कच्छ, काठियावाड़ और कोमा लगा के गुजरात। ये 3 मैदान हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़े तो दूसरा मैदान पढ़ेंगे हम कोंकण तट, कोंकण तट। तीसरा पढ़ेंगे कन्नड़ तट, और चौथा पढ़ेंगे मालाबार तट, मालाबार तट। समझ गए? ये चारों हम पढ़ने वाले हैं। अब हम शुरू करेंगे बारी बारी से एक एक को लेकर। सबसे पहले पढ़ेंगे हम गुजरात का मैदान। तो हेडिंग डालिए गुजरात का मैदान। अब इसमें ज्यादा कुछ समझने वाला नहीं है, फिर भी हम समझते हुए भी चलेंगे। गुजरात का मैदान, और उसमें नंबर 1 डालिए कच्छ का मैदान, कच्छ का मैदान। अब समझिए, कच्छ का जो मैदान है ना, इस मैदान का निर्माण करती है सिंधु नदी। सिंधु नदी अपने साथ अवसाद लेकर आती है और यहां पर कच्छ के मैदान का निर्माण करती है। ये जो कच्छ का मैदान होता है ना, ये मैदान चौड़े और समतल मैदान होते हैं। सबसे पहले क्या देखना है, कौन सी नदी है जो कच्छ के मैदान का निर्माण करेगी, तो सिंधु नदी। सिंधु नदी अपने साथ सेडिमेंट्स लाएगी और उनका डिपोजिशन यहां करेगी। जब वो डिपोजिशन करेगी तो बनेगा कच्छ का मैदान, और कच्छ का मैदान होते हैं चौड़े और समतल मैदान। सेडिमेंट्स के जमाव के बाद जो मैदान बनता है वो चौड़े मैदान बनते हैं और समतल मैदान होते हैं। लेकिन यहाँ की जो मिट्टी है ना, उसकी गुणवत्ता अधिक पाई जाती है। इस कारण ये कृषि के लिए अनुपयोगी होते हैं, अर्थात ये कृषि के लिए उपयोगी मैदान नहीं होते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, कच्छ के मैदान में आपसे सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि हम सिंधु नदी पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं तटवर्ती मैदानी प्रदेश में, क्योंकि सिंधु अपवाद अंतर में हम देखेंगे वो हिमालय के पास से आएगी, जम्मू कश्मीर वाले एरिया से। तो हम सोचते हैं कि सिंधु नदी यहाँ कहाँ आती होगी, लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कच्छ के मैदान का निर्माण कौन सी नदी द्वारा लाए गए अवसादों से होता है। तो हमेशा आपको याद रखना है सिंधु नदी, कच्छ के मैदान में सिंधु नदी, कच्छ के मैदान में सिंधु नदी, कच्छ के मैदान में सिंधु नदी, ये बात आपको याद रखनी। कच्छ के मैदान का निर्माण सिंधु नदी द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से हुआ है। ये समतल और चौड़े मैदान होते हैं, लेकिन मृदा की उच्च गुणवत्ता होने के कारण कृषि के लिए अनुपयोगी होते हैं। ये बात है, इतना ही है कच्छ के मैदान में। अब आप नोट करना शुरू करें, अब फटाफट हो जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं है तटवर्ती मैदानों में, फटाफट चलेंगे, ज्यादा कोई बड़ी बात भारी काम है ही नहीं। अब पहला लिखिए, पेन चेंज करके मैं लिख देता हूं, हाँ लिखना शुरू कीजिए। इस मैदान का निर्माण, इस मैदान का निर्माण, इस मैदान का निर्माण सिंधु नदी, सिंधु नदी द्वारा लाए गए, इस मैदान का निर्माण सिंधु नदी द्वारा लाए गए अवसादों के, इस मैदान का निर्माण सिंधु नदी द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से होता है। इस मैदान का निर्माण सिंधु नदी द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से होता है। ये समतल और चौड़े मैदान हैं, 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 परंतु मृदा की, मृदा की उच्च गुणवत्ता के कारण, परंतु मृदा की उच्च गुणवत्ता के कारण कृषि के लिए, परंतु मृदा की उच्च गुणवत्ता के कारण कृषि के लिए अनुपयोगी हैं, कृषि के लिए अनुपयोगी
हैं। समझ आया? इन मैदानों का निर्माण सिंधु नदी द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से होता है। ये समतल और चौड़े मैदान है, परंतु मृदा की उच्च गुणवत्ता के कारण कृषि के लिए अनुपयोगी हैं। आगे बढ़े, दूसरा मैदान देखेंगे हम, काठियावाड़ मैदान। कौन सा मैदान? काठियावाड़। काठियावाड़ मैदान, काठियावाड़ मैदान। अब आप पीछे चलिए कुछ क्लास, मैंने आपको एक पहाड़ियां पढ़ाई थी, काठियावाड़ की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां? काठियावाड़ की पहाड़ियां। याद आ रहा होगा, मैंने आपको पढ़ाया था प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश में, जब हम पहाड़ियां पढ़ रहे थे तो मैंने वहां आपको पढ़ाया था काठियावाड़ की पहाड़ियां। इसमें कौन कौन सी पहाड़ियां शामिल थी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं। यदि आपको याद है तो कौन कौन सी पहाड़ियां इसमें शामिल थी, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। दो के नाम तो मैं आपको बताऊंगा, तीसरी का नाम मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो आपको मुझे बताना है। एक तो पहाड़ी थी इसमें गिरनार, और दूसरी थी मांडव। एक तीसरी पहाड़ी और आती है, उसका नाम आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, आप जो मुझे कमेंट बॉक्स में नाम बताएंगे, फिर मैं अगली क्लास में बताऊंगा कि किसने सही नाम सही बताया था, किसने गलत बताया था। ठीक है, तो काठियावाड़ की जब हमने पहाड़ियां पढ़ी थी तो वहां हमने 3 पहाड़ियां देखी थी। गिरनार और मांडव पहाड़ी मैंने आपको बता दी है। अब एक पहाड़ी का नाम बच गया, वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। अब आगे चलते हैं। अब आते हैं हम काठियावाड़ के मैदान पर। तो ये जो गिरनार और मांडव की पहाड़ियां हैं, यहां से कुछ नदियां निकलेंगी और वो नदियां काठियावाड़ के मैदान का निर्माण करेंगी। वो अपने साथ जो अवसाद लाएंगी उनका जमाव यहां करती हैं, और उनके जमाव से निर्माण होता है काठियावाड़ के मैदान का। ये जो काठियावाड़ का मैदान है, ये सकड़े मैदान होते हैं, अर्थात इनकी चौड़ाई कम होती है, लेकिन ये कृषि के लिए उपयोगी है या कृषि के लिए उपयुक्त मैदान होते हैं। आपको क्या याद रखना है? 2 ही बात याद रखनी है, गिरनार और मांडव की पहाड़ियों से निकलने वाली नदियां इस मैदान का निर्माण करेंगी। सकड़े मैदान है और कृषि के लिए उपयोगी है। इतनी ही चीज आपको याद रखनी है। लिखना शुरू करें। फटाफट हो रहा है ना? ऐसे ही फटाफट हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे, ज्यादा कुछ समझने वाली चीजें अब इसमें रही नहीं है। काठियावाड़ मैदान में पहला लिखिए आप, इन मैदानों का निर्माण, इन मैदानों का निर्माण गिरनार, इन मैदानों का निर्माण गिरनार, गिरनार और मांडव की पहाड़ियों से, गिरनार और मांडव की पहाड़ियों से निकलने वाली, गिरनार और मांडव की पहाड़ियों से निकलने वाली नदियों के द्वारा, नदियों के द्वारा अपने साथ लाए गए, अपने साथ लाए गए, अपने साथ लाए गए अवसादों के जमाव से हुआ है, अपने साथ लाए गए अवसादों के जमाव से हुआ है। किससे हुआ है? इन मैदानों का निर्माण गिरनार और मांडव की पहाड़ियों से निकलने वाली नदियों द्वारा अपने साथ लाए गए अवसादों के जमाव से हुआ है। आगे चलें। ये सकड़े मैदान हैं, ये सकरे मैदान है, सकरे मैदान है, मैदान है तथा कृषि के लिए उपयोगी है, तथा कृषि के लिए, तथा कृषि के लिए उपयोगी हैं, तथा कृषि के लिए उपयोगी हैं। अब हमने देखे 2 मैदान देख लिए हमने। कौन कौन से देख लिए? कच्छ का देख लिया और काठियावाड़ देख लिया। ये दोनों ही भाग हैं गुजरात के मैदान के। अब हम तीसरा देखते हैं, और तीसरा मैदान तो अपने आप में ही उसका नाम है गुजरात का मैदान। इसका जो तीसरा पार्ट है वो है गुजरात का मैदान। कौन सा है? गुजरात का मैदान। अब तक हमने गुजरात के मैदान में 2 मैदान पढ़े,
कौन कौन से पढ़े? पहला पढ़ा हमने कच्छ का मैदान, उसमें हमने देखा कि इस मैदानी प्रदेश का निर्माण करती है सिंधु नदी। सिंधु नदी अपने साथ अवसाद लाती है, उसका डिपोजिशन करती है और वहां से बनता है कच्छ का मैदान। कच्छ का जो मैदान है वो चौड़े मैदान होते हैं और समतल मैदान होते हैं, लेकिन उनमें मृदा की उच्च गुणवत्ता पाई जाती है, लेकिन वो कृषि के लिए उपयोगी नहीं है। फिर दोबारा दूसरा मैदान हमने पढ़ा काठियावाड़ मैदान। हमने देखा गिरनार और मांडव की पहाड़ियों से जो नदियां निकल रही हैं उनके द्वारा बनता है काठियावाड़ का मैदान। लेकिन जो काठियावाड़ का मैदान होता है वो सकड़ा मैदान है। सकड़े होने के कारण वो कृषि के लिए उपयोगी है। सकड़ा मैदान तो है परंतु वो कृषि के लिए उपयोगी मैदान है, ये बात हमें याद रखनी है। अब हम बात करेंगे गुजरात का मैदान की। गुजरात का जो मैदान है गुजरात के मैदान का विस्तार दक्षिणी गुजरात में पाया जाता है। गुजरात के मैदान का विस्तार दक्षिणी गुजरात में पाया जाता है और इन मैदानों का निर्माण साबरमती, माही, नर्मदा, तापी या ताप्ती नदियों के द्वारा किया जाता है। कैसे करेंगी? वो अपने साथ कुछ अवसाद लेकर आएंगी और उनका जमाव वो गुजरात के मैदान में करती हैं। जब उन अवसादों को डिपोजिशन वो यहाँ करती हैं तब उनके द्वारा मैदान का निर्माण होता है कुछ गुजरात के मैदान का। चौड़ा मैदान है और कृषि के लिए उपयोगी मैदान है। तीसरा मैदान हमने पढ़ रहे हैं गुजरात का मैदान। गुजरात के मैदान में हमने क्या देखा? हमने देखा कि ये दक्षिणी गुजरात में विस्तृत है। साबरमती, माही, नर्मदा और तापी। साबरमती, माही, नर्मदा और तापी, चारों नदियों के नाम आपको याद होने चाहिए। साबरमती, नर्मदा, माही, तापी। इन नदियों, तापी के जो आप ताप्ती भी बोल सकते हो, तापी या ताप्ती नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से, जो सेडिमेंट से लेकर आएंगी उनके जमाव से निर्माण होता है गुजरात के मैदान का। गुजरात का जो मैदान है ये चौड़ा मैदान। इससे पहले हमने देखा था कच्छ के मैदान भी चौड़े थे, लेकिन वहां कृषि के लिए उपयोगी नहीं थे। ये मैदान चौड़े भी हैं और कृषि के लिए उपयोगी भी हैं। गुजरात का मैदान चौड़ा भी है और उपयोगी भी है कृषि के लिए। ये बात थी। अब हम लिखना प्रारंभ करते हैं गुजरात के मैदान में। इन मैदानों का विस्तार दक्षिणी गुजरात में है। इन मैदानों का विस्तार दक्षिणी गुजरात में है। कौन से मैदान? गुजरात का जो मैदान है, गुजरात के मैदान का जो तीसरा भाग हम पढ़ रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। इस मैदान का निर्माण साबरमती, माही, नर्मदा व ताप्ती नदी द्वारा किया जाता है। इस मैदान का निर्माण साबरमती, माही, नर्मदा व ताप्ती नदी द्वारा किया जाता है। ये चौड़े मैदान है तथा कृषि के लिए उपयोगी हैं। अब तक की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा तटवर्ती मैदानी प्रदेश। में एक बार शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। तटवर्ती मैदानी प्रदेश, ठीक है। हमने पढ़ा कि कहां से कहां तक विस्तार है इनका। तटवर्ती मैदानी प्रदेश का जो विस्तार हमने देखा था वो देखा था कच्छ से स्वर्ण रेखा। किलोमीटर की बात करें 6000 किलोमीटर। किससे निर्माण होता है? नदियों के अवसादों से। फिर हमने देखा कि कितने भागों में बांटते हैं, तो 2 भाग में विभाजित। कौन कौन से? तो पश्चिमी तटीय मैदान और दूसरा हमने देखा पूर्वी तटीय मैदान। यही देखा, पूर्वी तटीय मैदान। अब आगे चलते हैं। फिर हमने देखा पश्चिमी तटीय मैदान। विस्तार की बात करें पश्चिमी तटीय मैदान की, तो कच्छ से कन्याकुमारी। चौड़ाई कम होती है। चौड़ाई की बात करें तो 50 से 100 किलोमीटर चौड़े होते हैं।
औसत की बात करें तो 64 किलोमीटर चौड़े मैदान है, औसत चौड़ाई की बात करें। कौन से तट के उदाहरण है? तो निमज्जन तट के उदाहरण है। निमज्जन तट के उदाहरण है। बंदरगाह निर्माण के अनुकूल परिस्थितियां यहां पाई जाती हैं। बंदरगाह निर्माण के अनुकूल परिस्थितियां यहां पाई जाती हैं। इसके बाद बात करें तो प्रादेशिक भागों में विभाजन, प्रादेशिक भागों में विभाजन, कितने भागों में विभाजन कर सकते हैं? तो हमने देखा गुजरात का मैदान, कोंकण तट, कन्नड़ तट और मालाबार तट, ये देखा था। ये 4 भागों में हमने विभाजन देखा। फिर हमने पढ़ा गुजरात का मैदान, गुजरात मैदान, और गुजरात के मैदान में हमने देखा कि 3 भागों में बांटेंगे, 3 भागों में विभाजित, 3 भागों। पहला था कच्छ, सिंधु नदी निर्माण करती कच्छ के मैदान का, कृषि के लिए अनुपयोगी, कृषि अनुपयोगी है ना, क्रॉस कर देता हूं, कृषि के लिए अनुपयोगी। उसके बाद दूसरा हमने देखा काठियावाड़। कौन सी नदियां आएंगी? गिरनार और मांडव वाली, गिरनार मांडव। सकरे मैदान और कृषि के लिए उपयोगी, कृषि के लिए उपयोगी, राइट निशान मतलब उपयोगी है। इसके बाद हमने पढ़ा गुजरात मैदान। कौन सी नदियां बनाती हैं? साबरमती, माही, नर्मदा, तापी। कैसे मैदान है? चौड़े मैदान है, और कृषि के लिए ये भी उपयोगी मैदान है। ये पढ़ा हमने आज गुजरात का मैदान। अब कल की क्लास में हम आगे के मैदान पढ़ेंगे और पूर्वी मैदानी प्रदेश शुरू करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।